अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, अब फिब्रिलेशन जो है ना, बेसिकली जो हमारे पास एबनॉर्मल जो हार्ट में इम्पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, तो उसको आप फिब्रिलेशन कहते हो, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो एट्रियल फिब्रिलेशन है ना, इस बेसिकली एट्रिया में होता है। ठीक है, अब नॉर्मली अगर हम बात करें तो ऐसे से एवी नोड में जाता है सिग्नल, फिर वहाँ से हमारे पास बंडल ऑफ हिस में, ठीक है, और फिर परकंजी फॉरबन में जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन में दो, हम बेसिकली अगर हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं या पैथोजेनेसिस की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास एक्टोपिक फोकाई बनता है। ठीक है, एक्टोपिक फोकाई ये होता है कि हमारे पास, हाँ, नॉर्मली तो ऐसे नोट्स में हमारे पास इम्पल्सेस जनरेट करनी होती है ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक और ऐसा एरिया बन जाता है जो इम्पल्सेस जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इम्पल्सेस हमारे पास जो है एक्स्ट्रा जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि हमारे पास जो है वो री वो होता है ऑटोमेटिक। पहला वाला हम लोगों ने कर लिया कि हमारे पास एक्टोपिक फोकाई बन गया है। ठीक है, जिसकी वजह से अब नॉर्मल बीट हो रही है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि री एंटर्ड फिनोमेना होता है, री एंटरिंग फिनोमेना। ठीक है, री एंटरिंग फिनोमेना ये होता है ना कि अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर पल्स मेरी निकली है ऐसे से एवी की तरफ गई है, ठीक है, तो वो एवी से दोबारा ऐसे की तरफ आ जाएगी और ऐसे को और एक्टिवेट करा देगी, और ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास जो एट्रिया होगा ना वो कंट्रैक्ट, मतलब अगर नॉर्मली उसने ऐसे 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 बंद होना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो ऐसे 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 कम्प्लीटली कंट्रैक्ट भी नहीं हो पा रहा होगा, कम्प्लीटली रिलैक्स भी नहीं हो पा रहा होगा, मतलब मिडल में बस जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास हम लोग इसके उस पे आ जाते हैं ना, तो अगर फॉर एग्जांपल लेफ़्ट एट्रिया इन्वॉल्व है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली कि हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल को भी इन्वॉल्व करा सकता है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद ना हमारे पास ना ये, इसकी वजह से हमारे पास सस्टेनेबल एरिथमियाज भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉजेज़ की अगर हम बात करें ना, तो देखो हमारे पास कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो ना, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, या एमआई हो गया, या हमारे पास हाइपरटेंशन हो गई, या हमारे पास जो है माइटल स्टेनोसिस वगैरह हो गई। स्टेनोसिस में भी यही होता है, रास्ता बंद होता है, अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो वॉल डिजीज़ बेसिकली ना, तो वो रास्ता बंद होता है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो होते हैं वो उसी एरिया में हमारे पास जो है वो इम्पल्सेस घूमती रहती हैं। अल्टीमेटली वहाँ पे जो है वो इन्लार्जमेंट होती है, इन्लार्जमेंट की वजह से हमारे पास जो होती है प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अल्कोहल हो गया, ठीक है, जिसको आप कहते हो हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम। ठीक है, इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस हो गया, पेरिकार्डियल ट्रॉमा हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, इसके अलावा सेप्सिस हो गई, मैलिग्नेंसी, डायबिटीज़, स्ट्रेस और फियोसाइटोक्रोमा वगैरह। ठीक है, अब इसकी टाइप्स पे आते हैं। देखो, एक तो हमारे पास पैरोक्सिस्मल होता है जो हमारे पास खुद ब खुद ठीक हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रहता है, ठीक है, फिब्रिलेशन, और फिर ठीक हो जाती है। एक हमारे पास होती है परसिस्टेंट, जो सिर्फ ट्रीटमेंट से डिफिब्रिलेटर्स वगैरह देते हो, ठीक है, तो उससे ही ठीक होता है। ठीक है, और एक होता है परमानेंट, जो बगैर किसी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब आप इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या करते हो ना, तो मेन जो चीज़ करते हो वो ECG करते हो। ठीक है, ECG में आपको इरेगुलर इरेगुलर रिदम नज़र आती है। ठीक है, इसके अलावा पी वेव जो होती है वो हमारे पास या तो बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है, या तो हमारे पास बाजार पी वेव होती है, मतलब बिल्कुल ऐसे 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 करके पी वेव होती है, और जो कोई आर एस कम्प्लेक्स होता है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे ना, तो हार्ट में रिमॉडलिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रिमॉडलिंग होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रक्चरल रिमॉडलिंग होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा लोन एट्रियल फिब्रिलेशन होना शुरू हो जाएंगी, ऐसी फिब्रिलेशन होना शुरू हो जाएंगी जिनका हमें कॉज भी नहीं पता होगा फिर बाद में। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं क्लिनिकल फ़ीचर्स पे। ठीक है, क्लिनिकल फ़ीचर्स में क्या होगा, देखो, क्लिनिकल फ़ीचर्स में सबसे पहले हमारे पास फैटीग हो गया, डिस्पनिया हो गया, पल्पिटेशंस हो गई, चेस्ट पेन, एंजाइना वगैरह, सिंकपी, मतलब बेहोश हो सकता है बंदा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंट्राम्यूरल थ्रोम्बाई होगा। ठीक है, और इंट्राम्यूरल थ्रोम्बाई पल्मोनरी एम्बोलिज्म और ब्रेन में भी एम्बोलाई कॉज कर सकता है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ECG कर लेनी है, ईको कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैनेजमेंट पे अगर हम बात करें ना, तो मैनेजमेंट में अगर पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है, अनस्टेबल है ना, तो इन दैट केस आप क्या करते हो, सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक कार्डियो
इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन करते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्डियोवर्जन में ये होता है ना, बेसिकली हम लोग लो वोल्टेज जो होते हैं वो शॉक दे रहे होते हैं हार्ट को, ठीक है। इनिशियली ये करते हैं ताकि जो रिदम है ना वो हमारे पास जो है वो मेंटेन्ड हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद डीसी कार्डियोवर्जन करते हैं, ठीक है। फिर डीसी कार्डियोवर्जन से भी अगर फ़ायदा नहीं हो रहा ना तो फिर हम फार्माकोलॉजिकल प्लस फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लस कार्डियोवर्जन करते हैं, ठीक है। ये हम प्रॉपर्ली पीछे मैंने टेबल बनाया हुआ है तो उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हीमोडायनामिकली स्टेबल पर्सेंट है तो आप रेट को ठीक करने के लिए आप बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम ब्लॉकर्स देते हो, और रिदम को ठीक करने के लिए आप एमिडोरोन देते हो, ड्रोनाडिरोन देते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका डिजॉक्सिन आ गया, ठीक है। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स वारफरिन हेपरिन वगैरह देते हो, ठीक है। अच्छा देखो, अब एक्यूट अगर एक्यूट एट्रियल फिब्रिलेशन है ना तो इस केस में आप क्या करते हो ना कि सबसे पहले जो है आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एच बी अनस्टेबल है ना तो अनस्टेबल में मैंने बताया है कि इलेक्ट्रिक कार्डियो वर्जन करते हो, फिर आपके पास डीसी कार्डियो वर्जन होती है, फिर अल्टीमेटली एंड में जो है ना आपने अगर वो इससे भी ठीक नहीं हो रहा फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन करते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल पर्सन है ना तो उस केस में क्या करते हो कि सबसे पहले आप रेट और रिदम को कंट्रोल करते हो, ड्रग्स मैं बता चुका हूँ। फिर इसके बाद अगर ड्यूरेशन जो है 48 आवर्स से ज़्यादा हो गई है ना तो आप दो चीज़ें करते हो, या तो आप डायरेक्ट एंटीकोगुलेंट थेरेपी 3 वीक्स के लिए शुरू करते हो, फिर आप कार्डियोवर्जन करते हो, ठीक है। और या तो आप जो है वो ट्रैकियोइसोफेजियल ईको करते हो, ठीक है। अब ट्रैकियोइसोफेजियल ईको में अगर आपके पास थ्रोम्बाई आपको मिल गया, ठीक है, तो आप एंटीकोगुलेंट थेरेपी देते हो 3 वीक्स के लिए और फिर उसके बाद आप कार्डियोवर्जन करते हो। लेकिन अगर नहीं मिला, ठीक है, तो अल्टीमेटली आप कार्डियोवर्जन डायरेक्ट 24 आवर में ही स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है। फिर इसके बाद एंड में क्या होता है कि आपका जो है वो आफ्टर ट्रीटमेंट भी आपने 4 वीक्स तक जो वो है एंटीकोगुलेंट थेरेपी जो होती है वो देनी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी क्रोनिक जो एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसमें भी रेट और रिदम को कंट्रोल करना होता है। फिर इसके बाद अगर आपको लोन एट्रियल फिब्रिलेशन है ना, मतलब कि अगर आपको नहीं पता उसके कॉज का तो आप जो है वो एंटीकोगुलेंट्स नहीं दोगे, लेकिन अगर आप इसके अलावा और जो भी कॉज होगी ना तो आप दोगे, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपने क्या करना होता है, आप एक सबसे पहले आप जो है वो कंप्लीट एब्लेशन करते हो, ठीक है। कंप्लीट एब्लेशन में क्या होता है ना कि एक जो है ना आप कोशिश करते हो कि हार्ट से इम्पल्सेस भी पैदा ना हो, ठीक है। और फिर इम्पल्सेस को रोक के और पेसमेकर लगा देते हो, ठीक है। जिसकी वजह से जिसको हम एबिलेट एंड पेस सर्जरी कहते हैं, ब्लेड एंड पेस सर्जरी, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दैट्स इट, वी आर डन विद द एट्रियल फिब्रिलेशन। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।